एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं कि हार्मोन्स क्या है, ये कार्य कैसे करता है, कहाँ से ये निकलता है और इसका प्रभाव बॉडी में कब और कैसे पड़ता है। तो हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स एक प्रेरक की तरह काम करता है, एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। प्रेरक की तरह का, क्योंकि हार्मोन्स जो होता है वो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, हम आपको बता दें कि संदेशवाहक केमिकल, अंग्रेजी में इसको केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। ये मैसेज को पहुंचाते हैं। तो ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये ब्लड में, रक्त में घुल के किसी विशेष बॉडी जो भाग होता है वहां पे पहुंचते हैं और विशेष प्रकार की कार्य को करते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर है, या जिससे हमने कहा रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, जो कि एक प्रेरणा की तरह काम करते, प्रेरक होते हैं। तो मतलब किसी भी भाग को क्या करेंगे, वहां पे पहुंच के उसको उत्प्रेरित करेंगे और उत्प्रेरित से वो जो कार्य होगा वो संपादित होगा, वो कार्य पूरा होगा। तो इस प्रकार से जो हार्मोन्स होता है वो बॉडी को नियंत्रित करता है, उसका नियमन करता है और उसका समन्वय करता है। तो जैसे हम ये कहें कि जो हार्मोन्स होता है वो कार्बनिक यौगिक के रूप में ना निकल के, कार्बनिक यौगिक के रूप में ना निकल के, कार्बनिक यौगिक के रूप में ना निकल के वो बहुत कम निकलता है, और कार्बनिक यौगिक के रूप में नहीं, बहुत कम निकलता है, कम निकलता है। और ये जो मैंने कहा कि ये विशेषकर अंतः स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वहां से निकलती है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे मैंने कहा कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो कि उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। किसी प्रक्रिया को अगर संपादित करना है तो वहां पे प्रेरणा पहुंचाते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा कि पूरी बॉडी का जो है समन्वय करना है, नियंत्रण करना है, और तो वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। जो समन्वय की बात है, समन्वय, तो समन्वय का मतलब अंग्रेजी में इसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो हमारी बॉडी जो होती है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन से चलती है। जो जब तक समन्वय नहीं होगा, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से समन्वय होता है, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से वो जो है नियंत्रित तरीके से जुड़ी होके अपने प्रक्रियाओं को संपादित करती रहती हैं। तो हार्मोन्स भी उसमें से एक है। तो हार्मोन्स जो होता है वो जो हार्मोनल समन्वय, हार्मोन ये कह सकते हैं कि हार्मोन से क्या निकलता है, रासायनिक संदेशवाहक होता है, मतलब ये केमिकल निकालता है, केमिकल मैसेंजर है। तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। तो हार्मोन्स के माध्यम से केमिकल कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होगा हिंदी में, इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोला जाता है इसको रासायनिक समन्वय, रासायनिक
यानी समन्वय। आप थोड़ा समझिए, हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, परिचय था इसका। हम आपको बताते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। हार्मोन्स इन बॉडी, शरीर में हार्मोन्स, शरीर में हार्मोन्स की चर्चा करेंगे, हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स जैसा मैंने कहा कि शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो जैविक क्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में वाइटल एक्टिविटीज बोलते हैं, शरीर की जो जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया है, जैविक क्रियाएं होती हैं, उसको क्या करती हैं? वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज। जैविक क्रियाओं को क्या करती हैं? नियंत्रित, नियंत्रित, नियमित एवं समन्वय करते हैं, समन्वय, इसका समन्वय करते हैं। तो किसका? जो शरीर में जो हार्मोन्स होती है वो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करेंगी, उसको लगातार नियमित क्रम में जो है उसको बनाए रखेंगी और अब एक समन्वय बना के रखेंगे। जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हैं तो जो कि हार्मोन से संबंधित होंगे, या यूं कहें कि जो हार्मोन से होने वाली, प्रभावित होने वाली, नियंत्रित होने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो चलेंगी। हम आपको बताएं कि जो मनुष्य होता है उसमें दो प्रकार के समन्वय पाए जाते हैं। एक होता है कि तंत्रिकीय समन्वय, पहला जिसे हम मान लें तंत्रिकीय समन्वय, और दूसरा होता है हार्मोनल या हार्मोन्स या केमिकल, रासायनिक समन्वय। या हार्मोनल जो बोल सकते हैं आप, मतलब तंत्र की समन्वय। अब तंत्र की समन्वय क्या है, थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे माने बॉडी में दो प्रकार के समन्वय हैं, दो प्रकार के जो सिस्टम होते हैं, उस दो प्रकार के सिस्टम में एक जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिकीय जो हमारे सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। तंत्रिकीय नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तंत्रिकीय समन्वय होता है, और जो रासायनिक समन्वय है वो हार्मोन्स के माध्यम से होता है। तो लेकिन जो तंत्रिकीय समन्वय होता है, जो कि ये आपकी जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ के नर्वस सिस्टम का या फिर तंत्रिका तंत्र का जो तंत्र हमारी होती है उसको बनाती है, और वहां पे जो संवेदांग होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन लेके हमारे जो ये हमारा जो शरीर ब्रेन होता है हमारा, जो वहां से इंफॉर्मेशन पहुंचता है। लेकिन इसकी तीव्रता बहुत होती है, तीव्र होता है, बहुत तीव्रता होती है, और ये मिली सेकेंड में वर्क करता है, मिली सेकेंड में वर्क करेगा, और बहुत ही थोड़े टाइम तक होता है, थोड़े समय के लिए ये होता है। मतलब थोड़े ही समय में इसका पूरा कार्य हो जाएगा। जबकि रासायनिक समन्वय जो हार्मोन्स के द्वारा होता है, हार्मोन्स, चूंकि हार्मोन्स जो है ये इलेक्ट्रिकल, जो जैसे कह सकते हैं कि जो हमारे जो ये तंत्रिकीय समन्वय है, ये न्यूरॉन्स में बिजली के जो करंट होते हैं उस प्रकार से इंपल्स होती है, हो जाती है। हार्मोन्स जो क्या है, केमिकल, हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर है। ये रक्त में घुलता है, और रक्त में घुलने के बाद जो है धीरे धीरे करके उस विशेष भाग तक पहुंचेगा जहां से विशेष प्रकार की फंक्शनिंग होगी, विशेष प्रकार के कार्य होंगे।
विशेष प्रकार के कार्य संपादित होंगे। लेकिन चूंकि ये क्या है, इसमें ये टाइम लेता है, समय लगता है इसमें, और जबकि और उसके साथ साथ में समय लगता है, तो ये काफी समय तक बना रहता है, इसका समन्वय बना रहेगा। समन्वय वह कुछ टाइम तक वो बना रहेगा। तो आपने देखा कि दो प्रकार के समन्वय के अंतर्गत कितने अंतर है। ये न्यूरॉन्स के माध्यम से, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो एनर्जी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, जो बहुत फास्ट, बहुत तीव्र गति से काम करती है। थोड़ा मिली सेकंड में, अगर हम सेकंड में के अंदर जाएं तो मिली सेकंड में काउंट करते हैं, और थोड़े ही समय में वो प्रक्रिया को कर लेती है, कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित कर लेती है। जबकि हार्मोन्स के माध्यम से जो रासायनिक समन्वय होता है, वो रक्त में घुल के विशेष भाग में पहुंच के विशेष कार्य को संपादित करेगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि ब्लड में ये घुल के तब पहुंचती है, तो वो समन्वय थोड़े टाइम तक बना रहता है। तो ये तो समझा आपने कि किस ऐसा समन्वय होता है। और दूसरी चीज हमने यहाँ कहा कि जो हार्मोन्स है वो जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण भी करेगा, उसको नियमित भी करेगा, उसमें समन्वय भी स्थापित करता है। क्योंकि अब हम आपको बताएं कि जो ये हार्मोन्स होता है, ये जो हमने कहा कि जैविक प्रक्रियाएं, तो जैविक प्रक्रियाएं होने में क्या है, जैविक प्रक्रियाएं, जैसे आप मान लीजिए उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उपापचयी प्रक्रियाएं क्या है, रासायनिक क्रियाएं। उपापचयी, तो ये रासायनिक क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रिया होती है। तो रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, ये क्या करती है, ये हार्मोन्स उसको नियंत्रित भी करेगी, लगातार नियमित भी करेगी, और इसका जो समन्वय भी करेगी, लगातार इसको बढ़ाएगी। तो जैसे तो इसी क्रम में जब ये लगातार उस समन्वय को बना के रखती है, नियंत्रित, ये किसी भी प्रक्रिया को संचालित नहीं करती है, बल्कि इसका क्या करती है, नियमन करती है। प्रक्रिया को संचालित ना करके इसको क्या करेगी, इसका नियमन करेगी, और नियमन लगातार इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए उसको पूर्ण कराने की प्रक्रिया करेगी। तो अब इस प्रकार के रासायनिक क्रियाओं पर जो इसका समन्वय होता है, वो ये जो समन्वय बनाकर रखता है, तो इसी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है समस्थैतिका। ये होमियोस्टैटिस से मतलब इस समय जो हमारे जो अंदर जो ऊतक द्रव्य होते हैं, उसमें समन्वय बना के रखना और उसका तापक्रम बना के रखना। तो वो जो है, वो उसका जो रासायनिक समायोजन होता है, होमियोस्टैटिस को रासायनिक समायोजन, तो रासायनिक समायोजन जब बना रहेगा, तो वो किस पे होगा, वो एक नियंत्रित हमारा ताप होगा, बॉडी का जो शरीर का ताप होगा, और उसी ताप पे ये रासायनिक समायोजन होगा, और ये रासायनिक समायोजन जब बना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमियोस्टैसिस बोलते हैं, जो कि हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो ये तो रही क्रियाओं की बात, प्रक्रियाओं की बात। अब हमने कहा कि जैसे कि जैविक प्रक्रियाएं हैं, क्या है, तो हम आपको बता दें कि जो शरीर में जो हार्मोन्स है, जो ये प्रक्रिया को निर्धारित कर रही है, अब ये कहां से निकलती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं बॉडी के अंतर्गत, ग्रंथियां, वहां से ये निकलती है, या इसको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। क्योंकि क्या है, ये जो हार्मोन्स है, इस अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल के रक्त में घुल जाती है। तो हम यही आपको बता दें कि शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक नलिका विहीन और एक नलिका सहित, मतलब नलिका के साथ में और नलिका में। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वो नलिका के साथ में होती है, और जैसे जो जहां से पसीना निकलता है,
जिसको हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, जहां से ये हमारा जो लार्क निकलता है, ये जो हम बोलते हैं स्लाइवा जो होता है जहां से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, और जहां से सीबेशियस जहां से फैट निकलता है। तो इस प्रकार से तो ये तीनों जो हमने अभी नाम लिया, ये क्या होती है, इसमें क्या होती है, नलिका पाई जाती है, जबकि जो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है। ये ब्लड में घुलती हैं, रक्त में घुलेंगी, और रक्त में घुलने के बाद तब जो है उस भाग तक पहुंचती हैं, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। अब हम चलते हैं कि तो ये हमारे वृद्धि और विकास के लिए भी जिम्मेदार होती है, ये वो सारी प्रक्रियाएं करती है जैसा कि मैंने होमो स्टडीज में आपको बताया। अब हम चलते हैं जो बॉडी में इसका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहां कहां पाई जाती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत सारी होती हैं। अब जैसे आप जो है आपने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में जो आपका ब्रेन होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ, आपका जो है थायराइड ग्रंथ, आपका एड्रिनल ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड है, एड्रिनल है, इसी में पैराथायराइड है, पीनियल भी होता है, पीनियल ग्लैंड भी होती है, और वृषण और जो है टेस्टिस और ओवरी भी होती है। टेस्टिस मतलब वृषण और ओवरी मतलब अंडाशय, तो ये भी होती है टेस्टिस, वृषण और एवं अंडाशय भी होती है। किडनी भी पाई जाती है। तो मतलब अलग अलग बॉडी में, अलग अलग शरीर में, अलग अलग भाग में छोटे छोटे जो है ये ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन्हीं ग्रंथियों से ये जो हार्मोन्स होता है निकलता है, और पूरे बॉडी की प्रक्रियाओं को संचालित करके उस पर नियंत्रण रखते हुए और सबसे समन्वय स्थापित करते हुए हमको हमारी जैविक प्रक्रियाओं को संपादित करते हुए हमें जीवित रखता है। तो हार्मोन्स की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने बताया आपका एक और होता है, जैसे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज यहां से भी होता है। एग्जांपल के तौर पे हम ले तो यहां से दो हार्मोन्स निकलती है, एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन, और दूसरा होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ये सब क्या करती हैं, ये ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स को के उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करती हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, अब देखिए इंसुलिन हार्मोन का जो श्रावण होता है, ये इसका जो श्रावण होगा वो कब होगा, जबकि हम जब भोजन करते हैं, भोजन में जब हम ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जब ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब होती है, मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये जो हार्मोन्स है ये आपके पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज में एक सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, एक गुच्छा होता है, तो उस गुच्छे में A, B और D करके एक सेल होती हैं, नाम है, तो ये इंसुलिन बीटा सेल से निकलती है। कब निकलेगी, जबकि हमने कहा ग्लूकोज की मात्रा आपके रक्त में अधिक हो, जबकि भोजन आप ले रहे हो। अब तो क्या होगा, तो जो हमारी यकृत होती है,
यकृत को ये जो इंसुलिन है ये आके उत्प्रेरित करता है। क्या करेगा? उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, और उत्प्रेरित करने के बाद क्या होगा? ये जो यकृत है ये जो ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है उसको क्या करेगा? चेंज करेगा। तो ग्लूकोज से उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा और अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, रख लेता है। ठीक है, तो आप हम यहां पे समझिए इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। कहां से निकल रहा है? पैंक्रियाज से। तो पैंक्रियाज क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और वहां से निकला तो क्या कर रहा है? उत्प्रेरित कर रहा है। जैसा मैंने पहले बताया हार्मोन्स क्या है? उत्प्रेरक का काम करता है। तो उत्प्रेरित कर रहा है किसको? यकृत को। यकृत क्या कर रही है? उत्प्रेरित होकर जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है उसको क्या कर रही है? चेंज कर रही है, स्टोर कर रही है। किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें रख रही है? स्टोर कर लेती है। अब जब आपके भोजन में ग्लूकोज की मात्रा या यूं कहें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। अब आप समझिए दूसरे में, अब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तब क्या होगा? तब दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन उत्प्रेरित करेगा किसको? यकृत को। अब जबकि वो ग्लाइकोजन के रूप में उस ग्लूकोज को रखा है, जबकि ब्लड में ग्लूकोज का, रक्त में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो कम है। अब उसको नियंत्रित करना है, क्योंकि हमने क्या बोला कि शरीर, जब आप जीवित तभी रहेंगे जब आप समस्थैतिका पर रहेंगे, होमियोस्टेसिस रहेंगे, आपका तापक्रम बराबर रहेगा, आपकी रासायनिक अभिक्रिया में नियंत्रण रहेगा, समन्वय रहेगा, तब आप जीवित रहेंगे। तो क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है और सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, तो ग्लाइकोजन अब यकृत को ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स निकल रहा है रक्त में जाएगा, रक्त के माध्यम से पहुंचते हुए ये यकृत को फिर से उत्प्रेरित करेगा और यकृत जो पहले से ग्लाइकोजन के रूप में ये रखी है इसको फिर से एक बार ग्लूकोज में बदल देगी, ग्लूकोज में बदल देगी और ग्लूकोज जाके ब्लड में घुल के जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है उसको क्या कर देगी? नियंत्रित कर देगी। तो आपने देखा कि हार्मोन्स का जो समन्वय है, नियंत्रण है, ये कौन कर रहा है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो, जैसे कहने का मतलब मेरा ये था कि जो ये जैविक प्रक्रियाएं हैं उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? ये हार्मोन्स कर रही है। ग्लूकोज के एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का उदाहरण दिया और आपके शरीर में होने वाले जो रासायनिक प्रक्रिया है उसका नियंत्रण और समन्वय को हमने यहाँ पे प्रदर्शित करने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये जो है चल रहा है, ये आप जो है लगातार देख रहे हैं। तो ये आपने देखा। उसी प्रकार से जैसे आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपने हमेशा सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमेशा मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और वो आपके ब्रेन में पाया जाता है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि जो होती है, वो आपके ब्रेन में पाया जाता है। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो ये ग्रंथि है, ये मास्टर ग्रंथि बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि यहां से बहुत ढेर सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो जैसे अब जो है यहाँ पे आपके ग्रोथ को नियंत्रित करने वाली हार्मोन्स यहां से निकलती है, तो ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, जिसको ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ, वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार है, जिससे हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का वृद्धि होता है, वो जो हार्मोन्स होती है वो ग्रोथ हार्मोन्स होती है।
तो यहां पे हम बोलते हैं इसको सोमैटोस्टैटिन, सॉरी ग्रोथ हार्मोन है, तो यहां पे वो हो जाएगा। फिर उसकी तरफ एक हार्मोन निकलता है आपका थायराइड हार्मोन्स, मतलब मास्टर जो ग्रंथि है यहाँ पे हम आपको बता दें अंतरस्रावी ग्रंथि है, और यहाँ पे अंतरस्रावी ग्रंथि में दो भाग होते हैं, एक को न्यूरो, एक को हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और एक को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस से जो है 5 हार्मोन्स निकलते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस से आपका एडीएच और ऑक्सीटोसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, और यहां से 5 प्रकार के हार्मोन, यहां पे जैसे एक सोमैटोट्रोपिन निकलता है, एसटीएच, एक थायरोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, टीएसएच। तो इसी प्रकार से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। हमारे बताने का ये संस्था कि हर जो ग्रंथि है वहां से एक अलग अलग प्रकार का हार्मोन्स निकलता है। जैसे थायराइड ग्लैंड है तो वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, और थायराइड ग्लैंड को, जैसा मैंने कहा थायराइड ग्रंथि है तो वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, जो T4 हार्मोन्स होता है, T3, T4, TSH ऐसा हार्मोन्स होता है, और इससे आपका क्या वृद्धि विकास और सारी प्रक्रियाओं को समन्वय और नियंत्रण करके पूरे बॉडी का जो भी। तो अगर, और आपको बताएं कि जो हार्मोन्स क्या करता है, सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, सारी प्रक्रियाओं को संचालित करता है। लेकिन अगर यदि हार्मोन्स में वृद्धि और कमी हो जाए, मतलब क्या, अगर हार्मोन्स जो है में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, तो इससे एक रोग हो जाएगा, और रोग बोलते हैं कार्यात्मक रोग होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल डिजीज, फंक्शन के आधार पे, क्योंकि ये जो हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है। अगर हार्मोन्स कम स्रावित हो रहा है तब भी रोग हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा, जितनी मात्रा की आवश्यकता है अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो भी हो जाएगा। तो उस रोग को बोलते हैं कार्यात्मक रोग। रोग बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप समझिए कि हार्मोन से होने वाला रोग कार्यात्मक रोग कहलाता है, फंक्शनल डिजीज होता है, और जिसमें हाइपो और हाइपर बोला जाता है, ज्यादा और कम। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो इस प्रकार से रोग हो जाता है। तो जैसा आपने कहा है थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, अगर तो आयोडीन की मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए। आयोडीन आपको लगातार आपके भोजन में होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की मदद से इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, और आपके थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन तभी हो पाता है। और अगर ये थायरॉक्सिन की कमी और वृद्धि हो गई तो हाइपर मतलब ये ज्यादा के लिए कम के लिए, इसको अंग्रेजी में ही बोलते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो वाइटर होते हैं, घेंघा रोग जो होता है वो इसी के द्वारा होते हैं। तो कम और ज्यादा की बात है तो हाइपो, तो वहां पे घेंघा रोग हुआ। अब यहाँ पे जब हम और गहराई से पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं को अलग अलग देखते हैं।
अब एक और भी विशेष प्रकार का जो ग्रंथि होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि होती है जो हमारे जो वृक्क होता है, हमारी किडनी होती है, उसके ऊपर पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है, और वो अलग अलग हार्मोन्स को निकालता है। वहां पे ग्लूकोज से संबंधित आपके जो हमारे सोडियम और क्लोराइड होते हैं उनसे संबंधित, और जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, जो जब हम कभी डरते हैं, एग्रेसिव गुस्सा करते हैं, या फिर जो है एट वंस हम उत्प्रेरित होते हैं, तुरंत जब उत्प्रेरित होते हैं, अब तुरंत एट वंस कोई प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें ये एड्रेनलिन का और नॉर एड्रेनलिन का, एड्रेनलिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं एड्रीनलिन, जो एड्रेनलिन होती है, और नॉर एड्रेनलिन का वर्क होता है। तो इस प्रकार से ये जो मनुष्य होता है उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, और अलग अलग हार्मोन्स निकल के पूरी प्रक्रियाओं, पूरी जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं और समन्वित करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है ये ह्यूमन, जो मनुष्य में पाई जाने वाली जो हार्मोन्स है उसके बारे में हमने आज चर्चा किया। कल हम पादप से संबंधित, मतलब प्लांट से संबंधित जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उसको देखेंगे। धन्यवाद।